नागरिकता अधिनियम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एनआरसी का भी मुद्दा उठाया है। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि नागरिकता अधिनियम के कार्यान्वयन पर तत्काल रोक लगाई जाए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सीएए का एनआरसी के साथ अपवित्र गठजोड़ है। एनआरसी के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। सीएए के बाद एनआरसी आ रहे हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सीएए द्वारा उत्पन्न बुराई केवल नागरिकता प्रदान करने को कम करने में से एक नहीं है, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणाम स्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को अलग अलग करना है। सीएए को अधिसूचित किए जाने के बाद ओवैसी ने कहा था कि धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। इन पर सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय भी है। उन्होंने कहा यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। अब प्रत्येक धर्म के लोगों को अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को यह नहीं दे रहे हैं। मोदी सरकार ने जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी यासीन मालिक के नेतृत्व वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू कश्मीर पीपुल्स लीग के 4 गुटों पर केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया है। फैसले की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। शाह ने एक्स पर लिखा, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को अगले 5 साल के लिए गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। अमित शाह ने एक अन्य पोस्ट में कहा, मोदी सरकार अंत की गतिविधियों में शामिल लोगों और संगठनों को नहीं बख्शेगी। देश भर में सनसनी मचाने वाले दिल्ली शराब घोटाला मामले में आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने घोषणा की कि केजरीवाल को जमानत दे दी जाएगी। कोर्ट ने 15,000 रुपये की निजी मुचला के साथ 1 लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल कोर्ट से चले गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने आज एक आदेश जारी कर यासीन मालिक के आतंकी संगठन जेकेएलएफ पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जेकेएलएफ जम्मू कश्मीर के आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि यासीन मालिक के साथ साथ गृह मंत्रालय ने जेकेपीएल और जेकेपीएल गुट पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि मोदी सरकार ने अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग को प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करने में पूरी तरह से विफल रहा है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदान को पूरी तरह से बहाल करने में राष्ट्रीय चुनाव आयोग की भूमिका है। हमें चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि उसे जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पूरी तरह से बहाल करने में भूमिका निभानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए 10 साल हो गए हैं। उमर अब्दुल्ला ने मांग की कि राज्य में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होनी चाहिए। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से करना सबसे अच्छा है। सरकार के लिए जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने का यह सुनहरा मौका है। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करने की तारीखों से घोषणा करने की मांग है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सही समय आने पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे कश्मीर में 3 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में कन्ना शांति वनम दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक सम्मेलन वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस महोत्सव की थीम अंतरिक्ष शांति से विश्व शांति तक है। यह कार्यक्रम 14 मार्च को शुरू हुआ और 17 मार्च को समाप्त होगा।
दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र में इस कार्यक्रम में सभी धर्म और विश्वासों के आध्यात्मिक नेता भाग ले रहे हैं। शिखर सम्मेलन ने आध्यात्मिकता से जुड़े विभिन्न फाइनल चर्चाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में भारत के आध्यात्मिक इतिहास, शांति की कथा और आध्यात्मिकता का गहन अनुभव को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शन भी आयोजित की गई है। आज हम यहाँ पे हैं कान्हा वनम पे, जो कि हैदराबाद में है। हैदराबाद शहर से 60 किलोमीटर की दूराई पे बहुत ही बढ़िया एक सेंचुरी है, जहाँ पे हार्टफुलनेस फाउंडेशन ने काफ़ी सालों से पेड़ पौधा उगाकर एक मरुभूमि जैसे जगह जो था, जिसको इन्होंने कम्प्लीटली चेंज करके हरियाली से भर दिया है। ये एक उदाहरण है मनुष्य और प्रकृति के बीच में जो बैलेंस है उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है। यहाँ पे जो महोत्सव हो रहा है इसे इस नाम से पुकारा जा रहा है। कहते हैं इसको इनर पीस टू वर्ल्ड पीस। जब तक आंतरिक शांति इंसान को ना मिले तो दुनिया की शांति किसी भी तरीके से प्राप्त नहीं हो सकता है। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर अपनी वीरता का परिचय देते हुए सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा अपहृत जहाज रोक दिया। नौसेना ने सोमाली समुद्री डाकुओं के साथ अपनी मुठभेड़ का एक वीडियो साझा किया, जो अपहृत व्यापारिक जहाज का उपयोग कर रहे थे। भारतीय नौसेना ने पूर्व MV रुएन को रोककर क्षेत्र से गुजरने वाले जहाजों का अपहरण करने के सोमाली समुद्री लुटेरों को मसुम्बो को विफल कर दिया। नौसेना ने अपहृत पूर्व MV रुआन को रोक दिया, जिसके बारे में बताया गया था कि वह एक समुद्री डाकू जहाज के रूप में खुले समुद्र में गए थे। जहाज ने युद्धपोत पर गोलीबारी शुरू कर दी और भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों को मार गिराने के लिए जवाबी कार्रवाई है। जहाज पर सवार समुद्री डाकुओं को आत्मसमर्पण करने और जहाज को छोड़ने के लिए कहा गया। हाल के दिनों में भारतीय नौसेना ने गहरे समुद्र में समुद्री डकैती की कोशिशों को रोककर अपनी क्षमता साबित की है। अपना मिशन पूरा करके मदरशिप INS तबर पर वापस आ रहा है। SBI द्वारा सामने आए चुनावी बॉन्ड के अखंडों पर बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने 16 मार्च को आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय जबरन वसूली निदेशालय बन गया है। जयराम रमेश ने चुनावी बॉन्ड घोटाले की निष्पक्ष जांच भी की मांगी है। उन्होंने आगे कहा, हमने 25 गारंटी दी है। बीजेपी ध्रुवीकरण और भेदभाव की रणनीति अपना रही है। मोदी अदानी घोटाले की तरह चुनावी बॉन्ड घोटाला भी एक बड़ा घोटाला है। यह जबरन वसूली है। ईडी उगाही निदेशालय बन गया है। हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी ओर से हमने 25 गारंटियां दी हैं, जो हमारी चुनावी रणनीति भी है। एक तरफ से देखें तो कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के सभी दल इन गारंटियों के आधार पर किसान न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय और श्रमिक न्याय को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं। उस तरफ बीजेपी की ओर से ध्रुवीकरण की रणनीति है, भेदभाव की रणनीति है, विभाजनकारी रणनीति है। पिछले कुछ दिनों में इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में सारी जानकारी निकल कर आई है। ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जैसा एक मोडानी घोटाला था, ये भी ऐसे ही इतना बड़ा घोटाला है
और मैं समझता हूं इन दो घोटालों से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री ने घूस की जो माउंट एवरेस्ट है, सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गए हैं। ये एक्सटॉर्शन है, ईडी एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट हो गया है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं। ये चंदा दो, बाद में आपको ठेका दो, धंधा लो, यही तो रास्ता दिखाया गया ना। और हफ्ता वसूली, आप कंपनियों के खिलाफ ईडी छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, ताकि आपको चंदा मिले। तो बिल्कुल जो राहुल जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में पूर्व दोषी रविचंद्रन ने 32 साल जेल में बिताने और समय से पहले रिहा होने के बाद अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया है। उन्होंने तमिलनाडु में मदुराई के पास राजकंबीरम में एक प्रशासन और किताबों की दुकान खोली है। जेल में अपने समय के दौरान उन्होंने राजीव कोलाई, टॉप सीक्रेट, ओरू कन्नुमुची आतम शीर्षक से 3 तमिल पुस्तकें लिखी। एलुवर विदुत्तलयम, इंडिया या अरसेमप्पम और एलुवर विदुत्तलय्या, ओरुवर विदुत्तलय्या, उपमेयम उरुत्तलम। उन्होंने अब अपनी चौथी पुस्तक सिराई मोजी शीर्षक से कविता संग्रह प्रकाशित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी 16 मार्च को तेलंगाना के दौरे पर है। नागर कर्नूल में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए अपने तेलुगु अनुवादक से सराहना की। पीएम मोदी ने कहा, आप इतना अच्छा अनुवाद करते हैं, अगर मैं आपके साथ 10 दिन रहूं तो भाषा सीख जाऊंगा। आप इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं, अगर 10 दिन आप मेरे साथ रहे तो मुझे तेलुगु आ जाएगा। आप इतना बढ़िया ट्रांसलेशन करते हैं, अगर 10 दिन आप मेरे साथ रहे तो मुझे तेलुगु आ जाएगा। बताइए। ఈ అనువాదము చాలా బాగుంది. వారితో పాటు 10 రోజులు ఉండే సౌభాగ్యం నాకు లభిస్తే వారికి తెలుగు వస్తుంది, నా జీవితం ధన్యమవుతుంది. साथियों